हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मास्टरी पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी करंट अफेयर की धप्पा सीरीज का एपिसोड नंबर 2, जिसमें हम लोग इस सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग सिर्फ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 2025 कर रहे हैं, यानी कि 2025 की सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोग कर रहे हैं। और हमने स्टार्ट किया है नवंबर मंथ से। नवंबर के बाद हम लोग दिसंबर जनवरी भी करेंगे, 2025 के दिसंबर करेंगे, और उसके बाद 2026 में हम लोग एंटर कर जाएंगे। यानी कि ये जो सीरीज चल रही है, ये सीरीज 2026 के एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट है। उसी के 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी को ध्यान में रख करके ये सीरीज़ बनाई गई है। ठीक है, ज़्यादा पुराने करंट अफेयर नहीं करेंगे हम लोग नवंबर 2025 से, उसके बाद डायरेक्ट इंटर कर जाएंगे दिसंबर, और दिसंबर के बाद जनवरी 2026। ठीक है, तो चलो ये रहा हमारे इस एपिसोड नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, जो आपको स्क्रीन पर दिखेगा, आपको धप्पा मारने के लिए आ चुका है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ये देखना यहाँ पे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवंबर 2025 में किस देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में भाग लिया? तो भाई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंगोला देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में भाग लिया है। अंगोला की राजधानी क्या है? अंगोला की राजधानी है लुआंडा। यहाँ पे आपको इमेज में बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, यहाँ आप खोजिएगा हमारी राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, ये आपका टास्क रहेगा कि हमारी राष्ट्रपति कौन है, यहाँ पे खोजना। नाम से पता चल रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, यानी कि एक महिला है, तो वो यहाँ पे आपको दिख भी रही होंगी, ये एक महिला। ठीक है, तो यही है हमारी राष्ट्रपति जी। चलो अगला क्वेश्चन, भारत का दूसरा यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी किसे घोषित किया गया है? तो भाई भारत का दूसरा यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है, वो है अपना लखनऊ को। ठीक है, अच्छा ये दूसरा है अगर, तो पहला कौन था? तो पहला था अपना हैदराबाद, यानी लखनऊ से पहले हैदराबाद को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित कर दिया गया है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, यहाँ कुछ नोट्स में आपको इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें लिखी गई है, याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। यूनेस्को ने लखनऊ को यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया है। यह हैदराबाद के बाद दूसरी सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी है, जो मैंने बता दिया अभी आपको थोड़ी देर पहले। ठीक है, अच्छा ये ऑनर जो है लखनऊ को क्यों दिया गया, या फिर हैदराबाद को क्यों दिया गया था? तो ये सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का जो टैग है ना, ये दिया जाता है शहरों को, या फिर जिस स्थान को ये टैग मिल रहा है उन जगहों को अपनी यूनिक खान पान के लिए दिया जाता है। ठीक है, मतलब अच्छे खान पान के लिए, बहुत सारे वैरायटी के खान पान के लिए दिया जाता है, यूनिक कल्चर के लिए दिया जाता है, और सदियों पुराने जो उनके ट्रेडिशन होते हैं जो आज तक चले आ रहे हैं, तो उन ट्रेडिशन को ध्यान में रखते हुए ये सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी क्या है? एक ऑनर है, जिसे कौन देता है? इसे देता है यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क। देखो, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के तहत दिया जाता है। बस इतना ही था, सिंपल सा आपको याद रखना है। भारत का पहला यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का अवार्ड किसे मिला? तो वो मिला हैदराबाद को, और दूसरा यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी किसे मिला? वो मिला लखनऊ को। ठीक है, चलो ये देखो, नवंबर 2025 में डेविस कप का खिताब किसने जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवंबर 2025 में डेविस कप का खिताब इटली ने जीता है। इटली ने किसको हराया? इटली ने स्पेन को हराया, जो कि ऑप्शन में आपको दिख रहा है। ठीक है, स्पेन पे टिक नहीं लगाएंगे भाई। ये स्पेन जो था डेविस कप का रनर अप था, और इटली जो था ये विनर था। इटली ने कितने स्कोर से स्पेन को हराया है? तो इटली ने 2-0 के स्कोर से स्पेन को हराकर ये प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है, डेविस कप क्या है? डेविस कप एक टेनिस टूर्नामेंट है। टेनिस किसको बोलते हैं भाई? ये देखो, ये नेट वाला बैडमिंटन देख रहे हो आप, और इस बैडमिंटन में जो हम लोग कॉक से खेलते हैं ना, चिड़िया से खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक टेनिस बॉल से खेला जाता है। ठीक है, तो जब बैडमिंटन का यूज टेनिस बॉल के साथ हो तो उसे टेनिस गेम बोला जाता है। ठीक है, टेनिस टूर्नामेंट। और अगर आप कॉक का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो बैडमिंटन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था भाई इस क्वेश्चन का आंसर। इटली ने जीता है डेविस कप 2025 का खिताब। अच्छा, इटली का ये लगातार कौन सा खिताब है? तो आपको ध्यान में रखना होगा कि इटली ने टोटल 4 खिताब जीत लिए हैं, ये वाले, मतलब डेविस कप को उसने 4 बार जीता है। ठीक है, जिसमें से एक बार बहुत पहले जीता था 1976 में, और उसके बाद जाकर के बीच में थोड़े गैप हो गए, वो नहीं जीत पाया, लेकिन फिर लगातार 3 बार उसने जीता है, और ये लगातार तीसरी वाली है। कहने का मतलब
1976 में एक जीता, फिर गैप 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 आया और फिर जाकर के एक जीता और इसके जस्ट बाद ही दूसरा भी जीत लिया। इसके जस्ट बाद ही तीसरा वाला डेविस कप का जब आयोजन हुआ तो वो भी जीत लिया और ये तीसरा वाला ही है कौन सा, ये है 2025 का। तो ये लगातार तीसरा डेविस कप जीता है इटली ने लगातार, लेकिन टोटल जीता है कितना, टोटल जीता है 4। अच्छा, इंडिया ने डेविस कप खेला है कभी, तो हाँ भाई इंडिया ने भी खेला है और इंडिया ने अब तक 3 बार फाइनल में पहुंचा है। इंडिया ने 3 बार फाइनल में पहुंचा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1966 में, 74 में और 87 में, 1966, 1974 और 1987। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मंजू बाला, जिस पर नाडा ने डोपिंग उल्लंघन के लिए 5 साल का प्रतिबंध लगाया है, 5 साल का प्रतिबंध, ये डोपिंग किया है। चलो यहाँ देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। पहले इस क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं, ये किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है अपने देश की मंजू बाला, प्लेयर है, कौन से गेम की प्लेयर है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये भारी भरकम सा ये बॉल, ये लोहे का बॉल होता है और इसमें ये आयरन की एक ना ये रॉड टाइप की है, ये रॉड टाइप की, ठीक है। तो इसको घुमाया जाता है बहुत ज़ोर से, ये बहुत ज़ोर से घुमाया जाता है, उसके बाद फेंक दिया जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हैमर थ्रो, इस गेम का नाम है हैमर थ्रो। तो मंजू बाला, जिन पर नाडा ने डोपिंग उल्लंघन के लिए 5 साल का प्रतिबंध लगाया है, ये किस खेल से संबंधित है, ये है हैमर थ्रो खेल से संबंधित। ठीक है, नाडा का फुल फॉर्म क्या है, नाडा का फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। अब ये डोपिंग उल्लंघन क्या है भाई, डोपिंग उल्लंघन का मतलब है कि भाई ये एजेंसी ने ना कुछ मापदंड तय किए हुए होते हैं कि खिलाड़ियों को कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से खिलाड़ी को अपना खिलाड़ी को होना चाहिए, जैसे कि अगर कोई खिलाड़ी कोई गेम से पहले कुछ ड्रग्स लेता है, उसके ब्लड जांच करवाई जाती है। भाई कोई भी गेम ऐसे ही नहीं हो जाता है। जो खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, उनकी प्रॉपर फिजिकल फिटनेस और उनके ब्लड वगैरह इन सब की जांच की जाती है, ठीक है। कुछ भी उसमें से डाउट मिला कि हाँ भाई इसने ड्रग्स लिया है या कुछ भी ऐसा पदार्थ लिया है जिससे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है, ठीक है, तो ये तो भाई चीटिंग हो गई। तो इसीलिए नाडा क्या करता है, खिलाड़ियों को प्रतिबंधित कर देता है उस गेम में पार्टिसिपेशन से, ठीक है। तो देखो भाई मंजू बाला क्या है, भारत की हैमर थ्रो प्लेयर है। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मंजू बाला के ऊपर तो बैन लग गया, लेकिन ये न्यूज़ में क्यों लाया गया इनको। बहुत खिलाड़ियों के ऊपर बैन लगता है, तो इनको करंट अफेयर में हमने क्यों शामिल किया, क्योंकि भाई 2014 का जो एशियन गेम हुआ था ना, जो कि कहाँ हुआ था, इंचियोन साउथ कोरिया में 2014 का एशियन गेम हुआ था। उस एशियन गेम में मंजू बाला जो थी ना, वो ब्रोंज मेडल विनर थी, ठीक है, ब्रोंज मेडल विनर थी, यानी 3rd पोजीशन पे आई थी। गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, उसके बाद ब्रोंज होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको ये क्वेश्चन दे करके ये नहीं पूछेगा कि मंजू बाला किस गेम से संबंधित है या फिर किस खेल से संबंधित है। बहुत जन बता देगा हैमर थ्रो, ठीक है। ये काफ़ी हट्टी कट्टी ये हमारी प्लेयर है भाई। ये हैमर थ्रो बहुत हैवी गेम है, बहुत भारी ये बॉल होता है, इसको फेंकना होता है। तो हैमर थ्रो बहुत जन बता देगा, इसीलिए आपको कोई एग्जाम में थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को टफ करेगा तो वो पूछेगा कि मंजू बाला, जिनको नाडा ने डोपिंग उल्लंघन के लिए 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है, वो 2014 के एशियन गेम्स में कौन सी मेडल लाई थी, ठीक है। तो ये ब्रोंज मेडल लाई थी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। नवंबर 2025 में 20वां G20 शिखर सम्मेलन, 20वां याद रखना भाई, 20वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ है कब, नवंबर 2025 में। अगर डेट याद रखना चाहो तो अच्छा होगा भाई, ठीक है। कौन सी डेट में हुआ है, तो 22 से 23 नवंबर 2025 को हुआ है G20 शिखर सम्मेलन, ठीक है। ये एक इंटरनेशनल सम्मेलन है भाई, ये एक इंटरनेशनल सम्मेलन होता है। एक्चुअली G20 एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि बहुत से देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त ऑर्गेनाइजेशन है G20। और यही ऑर्गेनाइजेशन हर साल अपना समिट करती है, ठीक है। हर साल G20 जो है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन है G20, ये हर साल अपने मेंबर्स देशों के साथ मिल करके समिट करती है, ठीक है। समिट मतलब मीटिंग समझ सकते हो, जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर, वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर चर्चाएं होती हैं। और हर साल जब समिट होगी तो हर साल इसका कोई ना कोई इस समिट का अध्यक्ष भी बनता है, ठीक है। और हर साल अलग अलग देश को इस समिट को होस्ट करने का मौका मिलता है। तो G20 का 20वां शिखर सम्मेलन जो कि नवंबर 2025 में हुआ, इसको आयोजित करने का मौका किसे दिया गया, अपॉर्चुनिटी किसे मिली, तो ये मिली साउथ अफ्रीका के
ठीक है, साउथ अफ्रीका को मिला। साउथ अफ्रीका में कहाँ पर भाई? साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग एक जगह है, वहीं पर ये शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। यहाँ देखो, ये G20 शिखर सम्मेलन की एक छोटी सी अच्छी सी प्यारी सी फोटो है, जिसमें हमारे प्यारे मोदी जी हैं और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामाफोसा। ठीक है, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे देखना। यहाँ पे ये पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टार लगा लेना भाई, कि G20 का जो फॉर्मेशन है, गठन है, वो कब हुआ? तो 26 सितंबर 1999 में इसका गठन हुआ है। ठीक है, 1999 में हुआ है। और इसका ये जो इसका समिट होता है हर साल होता है। अब कोई बोलेगा भैया 1999 से अगर ये 20वां शिखर सम्मेलन है तो 2020 में होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि 1999 को गठन हुआ अगर, तो 2000 में पहला शिखर सम्मेलन होगा। एक साल हो गया ना यहाँ पे। तो भाई बीच बीच में कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है, तो वहाँ पे समिट जो है वो डिले की जाती है वहाँ पे। ठीक है, मतलब रोक दी जाती है कुछ सालों के लिए। तो वैसा सीन है यहाँ पे। 20वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? कौन आयोजित किया? साउथ अफ्रीका। कहाँ पे हुआ? साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। इसका ये फॉर्मेशन कब हुआ था भाई? G20 जो है ऑर्गेनाइजेशन, इसका फॉर्मेशन कब हुआ? तो 26 सितंबर 1999 को इसका गठन हुआ था, याद रखना। अच्छा, G20 सम्मेलन का नाम है, सॉरी, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है G20, पर इसमें मेंबर कितने हैं? मेंबर टोटल 21 है। ठीक है, समिट में देखो 20, ऑर्गेनाइजेशन में 20 आ रहा है, 20। ठीक है, ये वर्ड आ रहा है 20, लेकिन इसमें मेंबर है 21। ठीक है, कौन कौन से मेंबर है भाई? 19 जो है ना, इसमें 19 कंट्रीज हैं और 2 संगठन है। कौन संगठन है? एक यूरोपियन यूनियन संगठन है और एक है अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, तो ये 2 संगठन है, तो 19 देश हो जाएंगी और 2 संगठन हो जाएगी, तो 19 और 2 21 मेंबर हो गए। अच्छा देखो, पहला G20 समिट कब हुआ था? देखो, इसका गठन हुआ 26 सितंबर 1999 में, लेकिन पहला G20 समिट देख लो 2008 में हो रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये आपको साफ साफ दिख जाए इसलिए इसको मिटा दिया गया। तो पहला G20 समिट जो है 2008 में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कहाँ हुआ? वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, अच्छा, लास्ट वाला G20 समिट कब हुआ, यानी 2024 वाला? वो हुआ रियो डे जेनेरियो, ब्राज़ील में। रियो डे जेनेरियो, ब्राज़ील में 2024 वाला हुआ। और ब्राज़ील में जब ये सम्मेलन हुआ था, तो ब्राज़ील ने अगले सम्मेलन के लिए इसकी अध्यक्षता किसको सौंप दी थी? इसकी अध्यक्षता सौंप दी थी साउथ अफ्रीका को। इसीलिए 2025 में साउथ अफ्रीका इसको होस्ट कर रहा है, इसका आयोजन कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया? 2026 का जो सम्मेलन होगा G20 का, जो कि होगा 21वां समिट, 21st समिट, 21वां समिट जो होगा 2026 में 21वां होगा ना, 2025 में 20वां, तो 2026 में 21वां समिट कहाँ पे होगा? तो 21वां समिट होगा यूनाइटेड स्टेट्स के मियामी में। 2026 में इसका आयोजन होगा यूनाइटेड स्टेट्स के मियामी नामक जगह पर होगा भाई। ये क्वेश्चन में जो मैंने स्टार लगा दिया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कंट्री कितने हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेट याद कर लोगे तो ये डेट भी पूछता है। ठीक है, ये डेट भी पूछता है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, चर्चित पन्ना डायमंड किस राज्य से संबंधित है? तो भाई चर्चित पन्ना डायमंड जो है, ये अपने जो इंडिया का हार्ट जिसको बोला जाता है, ऐसा राज्य जो इंडिया के एकदम बीच में बसता है, जो कि है मध्य प्रदेश। इसको हार्ट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो मध्य प्रदेश में ही है पन्ना डायमंड। मतलब कि कहने का मतलब है, पन्ना डायमंड जो संबंधित है वो मध्य प्रदेश से संबंधित है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश के पन्ना डिस्ट्रिक्ट में जो डायमंड निकलते हैं, मध्य प्रदेश के पन्ना एक जगह है, जिला है, वहाँ डायमंड का खान है, मतलब हीरो का खान है, वहाँ पे हीरा निकाला जाता है। ठीक है, तो वहाँ से पन्ना डिस्ट्रिक्ट से जो हीरा निकलेगा उसी को पन्ना डायमंड बोला जाता है। और इंडिया का लगभग 90% से भी ज़्यादा हीरा जो होता है ना, यानी इंडिया ने अगर 100 हीरा इस साल निकाला है, 100 हीरे का खनन किया है, तो 100 में से 90 से ज़्यादा हीरा जो है वो अकेला मध्य प्रदेश के पन्ना डिस्ट्रिक्ट से निकलता है। तो इस तरह से एक और क्वेश्चन यहाँ पे आप कर सकते हैं। आपको एक और क्वेश्चन का आंसर मिला कि इंडिया में सबसे ज़्यादा हीरा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखना, 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किस सिटी में किया जाएगा?
आपको कौन सा देश में किस देश में किया जाएगा ये भी पूछ सकता है। तो भाई 2010 का जो कॉमनवेल्थ गेम था CWG यानी कॉमनवेल्थ गेम, यहाँ इमेज में देखो CWG कॉमनवेल्थ गेम 2010 का, उसका आयोजन किया गया था दिल्ली में, यानी कि इंडिया ने इसका आयोजन किया था दिल्ली में 2010 में। ठीक है, 2010 में दिल्ली में हुआ और उसके बाद से अभी तक हमने किसी भी कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन नहीं किया है, हमें ये मौका नहीं मिला। पर 20 साल बाद 2030 में, 20 साल बाद क्वेश्चन में देखेंगे 2030 में फिर से हमें कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन करने का मौका मिल रहा है और इस बार ये कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन जो होगा दिल्ली नहीं, इस बार होगा अहमदाबाद में। 2010 में दिल्ली में हुआ था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स 2025, ये एक रिपोर्ट का नाम है। ठीक है, ये एक रिपोर्ट का नाम है, सर्वे करवाया जाता है, उस सर्वे का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो एक सर्वे करवाया गया इस सर्वे में क्या पता करने की कोशिश की गई, इस सर्वे में ये खोजा गया कि कौन सा शहर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी है दुनिया में। ठीक है, तो सर्वे में ये खोजा गया कि कौन सा ऐसा शहर है जहाँ दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी निवास करती है। इस सर्वे का नाम है वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट 2025 या फिर वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2025। ठीक है, 2025। तो ये मैंने रिपोर्ट का नाम बता दिया, इसमें क्या होता है इस सर्वे में ये बता दिया। तो इस सर्वे के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है? पहले जो था टोक्यो था दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर, लेकिन अब हो गया है भाई जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया में है। जकार्ता इंडोनेशिया एक नंबर पे, इंडोनेशिया का जकार्ता जो है वो सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। इंडोनेशिया का जकार्ता सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। कितनी आबादी है वहाँ पे उस शहर की? सिर्फ केवल उसी शहर की आबादी है 42 मिलियन। उसके बाद कौन है? तो उसके बाद आया है नंबर भाई ढाका का, बांग्लादेश के ढाका का। वहाँ की आबादी है, इस शहर की आबादी है 36 से 40 मिलियन। और उसके बाद जो कि टोक्यो एक नंबर में था वो चला आया है 3 नंबर पे, इसकी आबादी है 33 मिलियन। और चौथे नंबर पे आया अपना दिल्ली 30.2 मिलियन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सबसे ज़्यादा आबादी इंडोनेशिया का जकार्ता। टोक्यो जो था वो कितने नंबर पे शिफ्ट हो गया? जो एक नंबर पे था वो चला गया 3 नंबर पे। अच्छा, इंडिया का कोई ऐसा शहर है जो इस लिस्ट में आया है टॉप 5 में? हाँ भाई, वो चौथे नंबर पे ही है, न्यू दिल्ली। तो इस रिपोर्ट में चौथे नंबर पे न्यू दिल्ली है, यानी कि चौथे नंबर पे सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है न्यू दिल्ली। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मित्र शक्ति 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुई? ये नाम याद रख लेना। मित्र शक्ति का जो अभ्यास होता है वो हुआ है भाई 2025 में इंडिया और श्रीलंका के बीच। ठीक है, भारत और किस देश के बीच? भारत और श्रीलंका के बीच। ये वाली नाम से, इस नाम से जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है वो भारत और श्रीलंका के बीच ही होती है। यानी मित्र शक्ति नाम का एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के बीच ही होता है। अब ये 2025 में हुआ, तो फिर अगला साल फिर हो सके 2026 में हो। किसी कारणवश किसी ईयर ये टाला भी जा सकता है, यानी डायरेक्ट 2027 में भी हो सकता है फिर। तो ये कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस है जो हर साल रेगुलर बेसिस पे, कभी कभी मतलब कंटिन्यू नहीं हो पाती है, मतलब हर साल नहीं हो पाती है, बीच में कुछ साल गैप भी हो जाता है। तो ये मित्र शक्ति का अभ्यास जो है ये मिलिट्री एक्सरसाइज है जो हम श्रीलंका के साथ करते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज में क्या होता है भाई, हम लोग अपने वेपन्स का यूज करते हैं। दोनों देश एक दूसरे को अपने अपने वेपन्स के बारे में जानकारी देते हैं कि ये वेपन्स ऐसे चलेगा, वो वैसे चलेगा। ठीक है, तो और अपने अपने यहाँ पे शौर्य का परिचय दिया जाता है कि भाई हम इतने मजबूत हैं और आप इतने मजबूत हो। दोनों बराबर ही रहते हैं, किसी को नीचा दिखाने के लिए मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं होती है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज होती है ताकि जो हमारे जो सेना के जो जवान हैं वो हमेशा एक्टिव रहें, उनको बैटल फील्ड का माहौल मिलता रहे, इसलिए ये सारी एक्सरसाइज की जाती है। तो मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास किसके बीच हुआ? भारत और श्रीलंका के बीच। ये हमेशा भारत और श्रीलंका के बीच ही होता है, मित्र शक्ति नाम का मिलिट्री एक्सरसाइज। अच्छा, भारत का चर्चित नियोम एयरबेस कहाँ है? तो इमेज में आपको दिख रहा होगा, थोड़ा पहाड़ी इलाका दिख रहा होगा एकदम। ठीक है, ये लद्दाख का सीन है। तो भारत का चर्चित नियोम एयरबेस जो है वो लद्दाख में है। ठीक है, और ये अभी इन क्या हो गया, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट फाइटर बेस बोल सकते हो। कहने का मतलब वो पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द हाईएस्ट एयर बेस बोल सकते हो इसको। ठीक है, वन ऑफ द हाईएस्ट एयर बेस, मतलब कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर जो एयर बेस है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे स्थित एयर बेस कौन सा है? नियोम एयर बेस।
भारत का न्योम एयरबेस दुनिया के सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित एयरबेस में से एक है। ठीक है, ये कहाँ है? ये लद्दाख में है। कितनी ऊंचाई पर है ये स्थित? 13,700 फीट की ऊंचाई पर है, समुद्र तल से 13,700 फीट की ऊंचाई पर। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये हो गया ना। हाँ, तो डाइटन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये डाइटन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये एक अवार्ड का नाम है, इतना लंबा नाम है। ठीक है, आप इस नाम पे ध्यान दीजिए भाई, डाइटन पीस प्राइज। और इस पीस प्राइज में ना बहुत कैटेगरी के अवार्ड मिलते हैं, तो एक कैटेगरी है लाइफ टाइम अचीवमेंट की, एक कैटेगरी है। तो डाइटन पीस प्राइज में लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में किसको 2025 का अवार्ड मिला? यानी कि आप कह सकते हैं कि डाइटन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 ये किसको मिला? तो ये मिला है सलमान रश्दी को। सलमान रश्दी को मिला है। ये इनकी फ़ोटो यहाँ पे हमने लगा दी है। ये फ़ोटोज़ क्यों लगाई जाती है? ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद हो। ठीक है, इमेज, और आप लोगों को पहचान पाए। ठीक है, आपसे पूछ देगा, 5 फोटो दे देगा और कोई पूछ देगा द्रौपदी मुर्मू के बारे में बताओ, आप उनको पहचानते ही नहीं हो। तो अगर आप उनको पहचानते रहते तो आपको करंट अफेयर्स याद करने में सुविधा होता। तो किसको मिला भाई? ये सलमान रश्दी को मिला है डाइटन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। चलो अगला देखो, 2026 में होने वाला ग्लोबल बिग कैट समिट, ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 में हो रहा है, और ये पहला बिग कैट समिट है। बिग कैट समिट का मतलब क्या है भाई? इसमें बिल्ली प्रजाति के बड़े बड़े जो जानवर है, जैसे कि टाइगर हो गया, बाघ हो गया, शेर हो गया, लेपर्ड हो गया, चीता हो गया। लेपर्ड, चीता ये सारे अलग अलग हैं। स्नो लेपर्ड अलग होता है, जेगुआर अलग होता है। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल ये बिग कैट्स हैं, 7 बिग कैट्स की को इसमें रखा गया है ग्लोबल बिग कैट समिट्स में। ठीक है, ग्लोबल बिग कैट समिट्स की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? तो ग्लोबल बिग कैट समिट्स की मेज़बानी कर रहा है अपना इंडिया। ठीक है, पहले ग्लोबल बिग कैट समिट्स की मेज़बानी इंडिया कर रहा है। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चर्चित हाईली हाईली गुब्बी वोल्केनो किस देश से संबंधित है या किस देश में है? ये चर्चित क्यों है? क्योंकि भाई 12,000 साल के बाद पहली बार इसमें विस्फोट हुआ है, हाईली गुब्बी वोल्केनो में। और ये है इथोपिया का वोल्केनो। ठीक है, इथोपियन वोल्केनो, हाईली गुब्बी वोल्केनो, मतलब कि इथोपिया देश में है ये हाईली गुब्बी वोल्केनो। ये विस्फोट हो चुका है, ये वोल्केनो फट चुका है 12,000 साल में, ये पहली बार फटा हुआ है। यानी इसके पहले 12,000 साल पहले ये विस्फोट हुआ था इसके अंदर। चलो, वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया प्रेसिडेंट किसे बनाया गया? ये फोटो ध्यान से देख लेना भाई, ये वर्ल्ड बॉक्सिंग के नए प्रेसिडेंट है। ये कौन से है? गेनेडी गोलोवकिन, गेनेडी गोलोवकिन। ठीक है, इन्हें बनाया गया है वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया प्रेसिडेंट, गेनेडी गोलोवकिन। अगला क्वेश्चन पे आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, किसी भी एग्जाम में ये भी देखने को मिल सकता है। 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। ठीक है, इस फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार यानी गोल्डन पीकॉक अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? या फिर गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो है कौन सी फिल्म ने जीता है? विच फिल्म वॉन द गोल्डन पीकॉक अवार्ड एट द 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो IFFI यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की 56वां संस्करण जो हुआ है, इसमें गोल्डन पीकॉक अवार्ड कौन सा फिल्म को मिला है? गोल्डन पीकॉक अवार्ड क्या है भाई? ये अवार्ड बेस्ट फिल्म को दिया जाता है। बेस्ट फिल्म जो होती है ना, उन्हीं को गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया जाता है। बाकी जो अवार्ड्स मिलते हैं वो गोल्डन पीकॉक अवार्ड नहीं मिलते, वो है सिल्वर पीकॉक अवार्ड मिलते हैं। ठीक है, तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड एक ही मिलता है। वो कौन है भाई? गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे दिया जाता है? बेस्ट फिल्म की कैटेगरी में जो आते हैं उन्हें दिया जाता है। यानी बेस्ट फिल्म वाले, जो बेस्ट फिल्म होती है ना ईयर की, उसे दी जाती है गोल्डन पीकॉक अवार्ड। तो 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कौन सी थी बेस्ट फिल्म? बेस्ट फिल्म थी भाई, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कहाँ गया भाई ये, एक सेकेंड, कुछ मिस कर दिया है क्या? यहाँ पे लिखा नहीं है क्या? ठीक है ठीक है, ये वाला देखो जरा। हाँ चलो ठीक है,
तो 56वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो हुआ, यानी 56वां IFFI जो हुआ, इसमें गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला? तो भाई बेस्ट फिल्म को मिला। कौन सी थी बेस्ट फिल्म? तो बेस्ट फिल्म थी स्किन ऑफ यूथ। ठीक है, कौन, और ये किस देश की मूवी है? देखो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, इसमें सिर्फ इंडिया की मूवी नहीं आती है, इसमें भाग लेने पार्टिसिपेट करने के लिए भाई वर्ल्ड मूवीज़ भी आती है। ठीक है, दुनिया की बहुत सारी मूवीज़ आती है। तो ये जो मूवी थी स्किन ऑफ यूथ, इसको मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड, यानी कि गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है। और ये कौन सी देश की मूवी है? तो ये वियतनामीज मूवी है, वियतनाम देश की मूवी है। ठीक है, बाकी ये वाला भी क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो 56वें फिल्म फेस्टिवल महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये भी एक अवार्ड दिया जाता है। तो ये अवार्ड किसे मिला है? तो ये अवार्ड मिला है रजनीकांत को। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रजनीकांत को दिया गया है। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। रूस द्वारा परीक्षण किए गए दुनिया के पहले परमाणु संचालित यानी कि न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर ड्रोन का नाम क्या है? तो न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर ड्रोन जो है, ठीक है, जो दुनिया का पहला न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर ड्रोन है वो है पोसेइडोन। ठीक है, इसको पोसेइडोन भी बोला जाता है। तो यह है दुनिया का पहला न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर ड्रोन। ठीक है, जो नाभिकीय ऊर्जा से चलता है। न्यूक्लियर पावर्ड है ना, तो नाभिकीय ऊर्जा से चलता है, इसमें डीजल पेट्रोल नहीं डाला जाता है। अच्छा, इसकी रेंज क्या है? तो भाई रेंज याद रखना, रेंज है अनलिमिटेड। ठीक है, क्योंकि अगर ये न्यूक्लियर पावर से चल रहा है तो न्यूक्लियर पावर में ईंधन के रूप में यूरेनियम वगैरह इन सब का इस्तेमाल होता है ना, और थोड़ी सी यूरेनियम से ना बहुत ज़्यादा एनर्जी बना सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए इसकी रेंज जो हो जा रही है ना अनलिमिटेड हो जा रही है, क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर्ड है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर ड्रोन है। इसके पहले किसी कंट्री ने ऐसा न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर ड्रोन नहीं बनाया है, यानी ये नाभिकीय ऊर्जा से चलती है। और साथ ही साथ एक चीज़ और याद कर सकते हो, ये नाभिकीय वारहेड्स को भी ले जा सकती है। चल तो रही है नाभिकीय ऊर्जा से, ये चलेगी नाभिकीय ऊर्जा से, और अपने साथ साथ ये न्यूक्लियर वेपन्स भी लेके जा सकती है। ठीक है, तो मतलब कि हर एक मिसाइल या जहाज जो है, ये सब हर कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं लेके जा सकता है। न्यूक्लियर वेपन ले जाने के लिए उसमें स्पेशल कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं उसके स्ट्रक्चर्स वगैरह में। तो ये न्यूक्लियर वेपन भी लेके जा सकती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चवांगकूट महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो भाई चवांगकूट महोत्सव 1 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। और कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। तो ये है अपना आंसर, मणिपुर में मनाया जाता है। ये फेस्टिवल किस चीज़ का फेस्टिवल है? ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ठीक है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है एक। और फिर जाकर के ये फेस्टिवल मणिपुर की कौन कौन सी जातियाँ मनाई जाती है, कौन कौन सी ट्राइब जो है इस फेस्टिवल को मनाते हैं? तो ये याद रखना, कुकी, चीन, मिजो। ठीक है, ये जो है कुकी, चीन और मिजो ट्राइब जो हैं, इनके द्वारा मणिपुर में चवांगकूट फेस्टिवल मनाया जाता है। अच्छा, मिजो जो ये ट्राइब है ना, ये मणिपुर ही नहीं मिजोरम में भी पाई जाती है। ठीक है, मिजोरम में भी पाई जाती है। तो ये क्यों मैंने बताया ये 3 नाम, ताकि आपको ये याद रहे। ट्राइब से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये ट्राइब कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो इसलिए इस ट्राइब के बारे में बताया गया है कि कुकी, चीन और मिजो ट्राइब कहाँ पाई जाती है? ये मणिपुर में पाई जाती है। ठीक है, और ये मिजो ट्राइब आपको मिजोरम में भी पाई जाती है। ऐसा क्यों होता है सर? अरे भाई, ये ट्राइब है, मतलब कि ये इंसान है, ये घूमते घूमते किसी और स्टेट में जाके बस नहीं सकते हैं क्या? तो मणिपुर अगर यहाँ है तो इसके करीब में जो स्टेट बाउंड्री शेयर कर रहा है ना, इस यहाँ के ट्राइब्स जो है यहाँ भी जा कर के रह सकते हैं आराम से, और ऐसा होता भी है भाई। ठीक है, चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। ठीक है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, ये भी एक तरीके का रिपोर्ट है। ठीक है, इस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी? भारत की रैंक, तो इंडिया की रैंक थी 79th। ठीक है, कब थी ये 79th? 2024 में। और अभी इंडिया की रैंक क्या है? तो अभी इंडिया की रैंक है 86th 2025 में।
ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ लिख रखा है हमने। इमेज में देखना, सब कुछ अच्छे से याद होगा। इमेज में देखो इंडिया की रैंक क्या है, ये कब की है भाई, यहाँ पे देखो ये 2025 की इंडिया की रैंक है 86। तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंक क्या है, इंडिया की रैंक है 86। ठीक है, 2024 में ये रैंक अच्छी थी कि खराब थी, 2024 में ये रैंक 79th थी, जो अच्छी थी। अभी ये रैंक थोड़ी डाउन हो गई है। ठीक है, रैंक जितना कम होता है ना उतना ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि रैंक मतलब क्या होता है, रैंक मतलब होता है कि फर्स्ट रैंक कौन आया, सेकंड कौन आया, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे बोलते हैं ना स्कूल में, तो वही चीज़ है रैंक का सिस्टम। अच्छा, टॉप रैंक किसे मिला है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में टॉप रैंक किसने हासिल किया है, तो वो हासिल किया है डेनमार्क ने। और सबसे कम रैंक मतलब लोवेस्ट किसे मिला है, तो वो मिला है वेनेजुएला को, 143वां रैंक। ये लोवेस्ट है, यानी कि इस इंडेक्स में टोटल 143 कंट्रीज को शामिल किया गया है, और उसमें भी 143वें नंबर पे वेनेजुएला आ रहा है। यानी कि वेनेजुएला में, इस रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला में जो है ना, गवर्नेंस अच्छी नहीं है, एकदम बेकार गवर्नेंस है। ठीक है, सरकार अच्छे से अपने देश नहीं चला रही है, कोई नियम कानून वहाँ पे अच्छे से फॉलो नहीं हो रहा है, इसी वजह से उसको एकदम लास्ट रैंक पे रखा गया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अफ्रीकी देश तंजानिया की नई राष्ट्रपति कौन बनी है, तो भाई अफ्रीकी देश तंजानिया की नई राष्ट्रपति बनी है सामिया सुलूह हसन। सामिया सुलूह हसन नई राष्ट्रपति बनी है, और ये उनका दूसरा टर्म है। ठीक है, याद रखना, 2021 में ये राष्ट्रपति बनी थी तंजानिया की, 2021 में सबसे पहले जीत करके ये आई थी, तंजानिया की राष्ट्रपति पद पर बैठी थी, तंजानिया के इलेक्शन में ये जीत करके 2021 में राष्ट्रपति पद संभाला था इन्होंने। किसने, सामिया सुलूह हसन ने 2021 में तंजानिया के राष्ट्रपति पद पर जीत हासिल की थी, और उसके बाद फिर से ये 2025 में जीत चुकी हैं, यानी कि तंजानिया की फिर से राष्ट्रपति बन चुकी हैं सामिया सुलूह हसन। ठीक है, और इसने ना 2025 में मतलब कि रिकॉर्ड ब्रेक किया है। रिकॉर्ड ब्रेक क्या किया भाई, इन्होंने 98% वोट हासिल किया है इस इलेक्शन में, 98% वोट हासिल किया है इन्होंने। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये हमारा 20वां क्वेश्चन है। हाल ही में सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट की घोषणा करने वाले रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है, तो रोहन बोपन्ना जो है भाई, देखो यहाँ पे फिर से दिख रहा होगा आपको बैडमिंटन, ये नेट वाला बैडमिंटन इमेज में, और एक यहाँ पे कॉक नहीं दिख रहा है, यहाँ पे बॉल दिख रहा है, टेनिस का बॉल। तो ये किस खेल से संबंधित है भाई, ये टेनिस गेम से संबंधित है। रोहन बोपन्ना टेनिस गेम से संबंधित है, इंडियन प्लेयर है, ये इंडिया के प्लेयर है रोहन बोपन्ना, जो टेनिस के एकदम मतलब धाकड़ वाले प्लेयर है। ठीक है, तो इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है, अच्छा यही 20 क्वेश्चन लास्ट थे ना, तो ये रहा हमारी करंट अफेयर की सीरीज नंबर, धप्पा सीरीज का एपिसोड नंबर 2। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग मिलेंगे एपिसोड नंबर 3 में। कोई बकवास नहीं, सीधा इमेज मिलेगा आपको, क्वेश्चन मिलेगा, जिस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बतानी है सिर्फ उसी में बताई जाएगी। ठीक है, यानी कचड़ा नहीं, सिर्फ टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ेंगे। करंट अफेयर बहुत बड़ा है भाई, अगर पढ़ने जाओगे ना तो बहुत सारे कचड़े मिलेंगे आपको, लेकिन अगर एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है तो जो जिस लेवल का एग्ज़ाम में आता है सिर्फ वही पढ़ो, और जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसी लेवल का एग्ज़ाम में आ रहा है और आएगा भी। तो चलो रखते हैं यहीं पे, बाकी आप लोग हमारे और भी बैचेस देख सकते हैं। ये जो यूट्यूब पे हमारा चलाया जा रहा है ना ये मिशन, इसमें हम लोग फ्री एजुकेशन करवा रहे हैं, पूरी हमारी पेड क्लास के जैसी, मतलब कि ऑफलाइन क्लास के जैसा ही वीडियो रिकॉर्ड करके एकदम बच्चों को जैसा पढ़ाया जा रहा है। छोटी छोटी डाउट भी आपकी क्लियर करवाई जा रही है, गुना भाग सब चीज़। ठीक है, साइंस भी एनसीईआरटी से करवाया जा रहा है। तो क्या क्या चलाया जा रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे मैथ चलाया जा रहा है, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जब आप आएंगे तो प्लेलिस्ट में जीरो टू हीरो बैच नाम से मैथ का ये मिलेगा, सेक्शन मिलेगा। ठीक है, और करंट अफेयर कहाँ चलाया जा रहा है वो भी प्लेलिस्ट में ही आपको दिख जाएगा, करंट अफेयर दिख जाएगा। ठीक है, और आपको साइंस भी हमारे प्लेलिस्ट में दिख जाएंगे। अच्छा, करंट अफेयर जो है प्लेलिस्ट में किस नाम से आपको दिखेगा, कौन से फोल्डर पे, तो करंट अफेयर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर रेलवे एग्जाम एंड एसएससी जीडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर रेलवे एग्जाम एंड एसएससी जीडी, इस नाम से आपको हमारी प्लेलिस्ट में एक फोल्डर मिलेगा, तो करंट अफेयर वहाँ मिल जाएगा। ठीक है,
और साइंस जो है एनसीईआरटी साइंस फॉर रेलवे ग्रुप डी, एनसीईआरटी साइंस फॉर रेलवे ग्रुप डी, इस फोल्डर में आपको साइंस बैच मिल जाएगा। ठीक है, तो मैथ पढ़िए जीरो टू हीरो बैच से, करंट अफेयर पढ़िए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फॉर रेलवे एग्जाम एंड एसएससी जीडी इस बैच से, और साइंस पढ़िए आप एनसीईआरटी साइंस फॉर रेलवे ग्रुप डी इस बैच से। ठीक है, और हाँ इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स का भी एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट के अंदर इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स का भी सेक्शन मिलेगा, वो शॉर्ट्स भी ज़रूर देखिए, क्योंकि बाकी टीचर जो आते हैं ना वो शॉर्ट्स में उनका मकसद होता है व्यूज़ बढ़ाना, इसीलिए मतलब वो 2/5 3/5 ऐसे करके समझा के चले जाते हैं, लेकिन वो 2/5 क्यों हुआ 3/5 क्यों हुआ ये 1 मिनट में ही हम समझा दे रहे हैं, मैक्सिमम 1.5 मिनट जाएगा अपना। 1.5 मिनट में टीचर आते हैं 1/5 2/5 आपको ट्रिक याद करवाते हैं, लेकिन हम 1.5 मिनट में पूरा कंसेप्ट आपको बता दे रहा है कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो शॉर्ट्स भी देखिए, और शॉर्ट्स को भी आप अपने कॉपी में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के फोल्डर के मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कॉपी बना करके एक ये बना लीजिए, नोट्स बना लिया कीजिए। ठीक है, शॉर्ट्स के लिए एक अलग सा पतला सा कॉपी बना लो जिसमें सिर्फ शॉर्ट्स के क्वेश्चन रहेंगे, शॉर्ट्स के क्वेश्चन जो आपको अच्छे लगे वो क्वेश्चन उस कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, इजी वाले क्वेश्चन नोट नहीं करना है, जो अच्छे क्वेश्चन लगेंगे वो नोट कर लेना। तो शॉर्ट्स के लिए एक अलग सा कॉपी बना लो, पतला कॉपी बनाना। ठीक है, चलो मिलते हैं अब अगले वीडियो पे, यानी कि अपनी करंट अफेयर की धप्पा सीरीज की एपिसोड नंबर 3 पे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।